रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज संसद का बजट सेशन शुरू हुआ है, कल बजट पेश होगा जी। और आखिरकार बड़े लोगों पर चला पीला पंजा। जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी अपनी मांगों को लेके, और जेल के 3 अधिकारियों को समय से पहले बर्खास्त किया। तो पहले संसद की बात करते हैं। आज संसद का जो बजट का सेशन शुरू हो गया है, जिसे राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को वहाँ पे संबोधन किया, और कल जो है आम बजट पेश किया जाएगा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति जी ने जिस तरह से मोदी सरकार की जो कार्रवाई है, उनकी जो उन्होंने अपने वक्त पे किया है, उन सब के व्याख्यान अच्छी तरह से किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय वही पढ़ते हैं, सरकार का जो लिखा होता है। तो कल जो है बजट पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बजट पेश किया है, कल करेंगी। लेकिन आज जो उन्होंने दोनों सदनों को संबोधित किया, ये भी ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि विपक्ष के कई नेता उनके अभिभाषण से संतुष्ट नहीं थे और बहिष्कार की कोशिश भी करी उन्होंने। अब हुआ या नहीं हुआ अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि आपने ठीक कहा कि ऐसे मौके पर जब भी राष्ट्रपति का संबोधन होता है, वो एक मायने में स्क्रिप्ट जो है वो सरकार की होती है। बिल्कुल, जाहिर है कि सरकार की जो उपलब्धियां होती हैं, जाहिर है कि बखान किया जाएगा, महिमा मंडन किया जाएगा, वो स्वाभाविक है। और ये हर मुद्दे को लेकर उन्होंने, हर विषय को लेकर बात कही है, जो मोदी सरकार ने पिछले 1 साल के दौरान जो उपलब्धियां हासिल करने के दावे किए हैं। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मोदी सरकार का पूर्ण बजट आखिरी है इस पीरियड में जी। अब उसके बाद जो चुनाव आएंगे 24 में, चुनाव से पहले पूरा बजट शायद हो ना हो, चुनाव कब होंगे क्या नहीं, ये आखिरी बजट है, इसका बहुत एक मायने रखता है। बिल्कुल, तो कल जब बजट पेश होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक करें। आप देखिए ना, मोदी सरकार के आने से पहले क्या होता था, रेल का बजट अलग आता था और जो सामान्य बजट अलग आता था, लेकिन इन्होंने दोनों एक ही शक्ल में लाने की कोशिश की है और उसी में सारा बजट, रेल हो या आम बजट हो, उसमें सब चीज़ें समाहित होती हैं। श्री जी, सबसे बड़ी बात जम्मू में जो खबर आ रही है, यही ज़मीन को लेकर कल प्रोटेस्ट भी हुआ और कश्मीर में हमने देखा भी बहुत सी जगह पे पीला पंजा चला और सरकार ने ज़मीन खाली ली। सबसे बड़ी आवाज़ जो जम्मू से उठ रही थी कि जम्मू के बड़े नेताओं पे पीले पंजा क्यों नहीं उठ रहा, उस पर क्यों नहीं उन पे हाथ डाला जा रहा। जिस तरह से एडवोकेट शकील इन बातों को लेके बार बार सामने आ रहे थे, उन्होंने बहुत सी पीएल लगाई हुई है, गवर्नर से गुहार भी लगाई, उन्होंने बहुत बार कहा कि जम्मू के बड़े नेता, और सबसे बड़ा नाम था डिप्टी सीएम, जो पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता, उनके पास जो 23 कनाल जमीन थी, जिनका वो सबूत दे रहे थे कि इनके ऊपर इनका कब्जा है, और अब तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कल इस पर भी कार्रवाई हुई। डिप्टी सीएम के कविंदर गुप्ता के 23 कनाल जमीन है, सरकार ने खाली करवा ली। हालांकि कविंदर गुप्ता का दावा है कि वो ज़मीन मेरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो सरकारी रिकॉर्ड बोलता है वो उसमें तो देखिए, मैं कुछ भी कहूँ, लेकिन जो सरकारी रिकॉर्ड में इंदराज होते हैं, एंट्री होती हैं, उसको मैं कहीं उठा के नहीं ले जा सकता। ये भी बात ठीक है कि जिस प्रकार की हमें जानकारी मिली है ऑफिशियल सूत्रों से कि जब यह मामला उठा, सार्वजनिक हुआ कि इस प्रकार के रोशनी में ज़मीन ली गई है, तो कविंदर गुप्ता ने काफ़ी अर्सा पहले वो ज़मीन सरेंडर कर दी थी, इस तरह की जानकारी मिली है। लेकिन सरकार ने उसको लिया नहीं था ज़मीन अपने अधिकार में। तो इसलिए कल से लगातार इस तरह की विभिन्न सोशल मीडिया पे ये खबरें लगातार छप रही हैं, और आज बल्कि स्टेट टाइम ने भी इस खबर को महत्व देकर छापा है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, हालांकि कविंदर गुप्ता के बारे में हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है कि वो बीजेपी के कुछ अन्य नेताओं से थोड़ा डिफरेंट हैं व्यवहार के तौर में देखा जाए, लेकिन बहुत सी चीज़ें व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। और आपको पिछले दिनों देखा कि अजीब तराबू इतने बड़े कद्दावर मंत्री रहे पीडीपी बीजेपी सरकार में, और अर्थशास्त्री बड़ी बात। उसके अलावा एनसी के एक बड़े नेता रहे, मंत्री रहे, उनके यहाँ
पीले पंजे ने बुलडोज कर दिया, पूरा धराशायी कर दिया। तो बात मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ यहाँ तक रुकने वाली, चूँकि हमने कल देखा बठिंडी में किस तरह हज़ारों लोग बरसात और ख़राब मौसम में सड़कों पे आ गए, और उस मुद्दे पर वहाँ जो छोटे मोटे अधिकारी पहुँचे और इवन जो राज्यसभा सांसद वहाँ पहुँचे बीजेपी के, वो भी साफ गोई से बता नहीं पा रहे थे कि उसमें खटाना, मिस्टर खटाना जो राज्यसभा मेंबर, वो भी साफ गोई से बता नहीं पा रहे थे कि इन लोगों पर जो ये एविक्शन के ऑर्डर मिले हैं खाली करने के, वो क्या रुकेंगे या उनको ख़त्म किया जाएगा या उन पर अमल लिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अभी भी संशय की स्थिति है। वहाँ जो लोग रह रहे हैं कहते हैं जी हमारे तो आवासीय है और हम तो कई पुश्तों से रह रहे हैं, वो जो उनका दावा है। तब ये आवाज़ उठी थी। और कश्मीर में जिस तरह दूसरी पार्टी के लोगों के यही रोशनी वाले मामले में जब कार्रवाई की, तब आवाज़ जम्मू से और सुर्ख होनी शुरू। सोशल मीडिया में तमाम लोगों ने कहा, आपने जो मशहूर वकील हैं शेख शकील अहमद की बात कर रहे हैं, वो तो लगातार इस चीज़ को लेकर पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। और कल जो कार्रवाई की है उससे अब लगने लगा कि उपराज्यपाल जो हैं अब कहा जाए कि इस कार्रवाई करने के लिए तैयार हुए हैं। और हम उनको देखिए, ये कार्रवाई के बहुत सी तमाम तरह की बातें उड़ रही हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी जम्मू में बड़े बड़े मगरमच्छ, ये कुछ भी नहीं है 23 कनाल, इससे बड़े जो खिलाड़ी बैठे हैं, आखिर इंतज़ार है जिनके खिलाफ हाई कोर्ट की डबल बेंच का फैसला भी आए हुए 2 साल हो गए, वो भी शेख शकील ने पीआई लगाई थी। तो मैं समझता हूँ वो कार्रवाइयों का लोग इंतज़ार इसलिए करेंगे। देखिए, जब गरीब आदमी जो 5-7 मरले पर अपना घर खड़ा करता है, मैंने पहले भी कहा था कि ताउम्र बीत जाती है अपना आशियाँ बनाने में, तुम रहम नहीं खाते उनको ढहाने में। तो मैं समझता हूं सबसे बड़ी बात है कि लोगों की नजरें जो है कविंद्र गुप्ता की तरफ इसलिए थी क्योंकि वो एक बहुत उच्च पद पर थे। बिल्कुल। और इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी में एक उच्च पद पर है, उनकी अच्छी खासी पैठ है, साख है, सब कुछ है। हर एक यही कह रहा था कि इनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा। जी जी, उंगली जो उठ रही थी, अगर प्रशासन के ऊपर उंगली उठी थी तो सबसे पहले इनका, हालांकि इनके पास इससे भी बड़ी जमीन, जैसा आपने कहा है, बड़े लोगों के पास है, बड़े बड़े नाम है, लिस्ट हाँ, सामने आ रही है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े हाउसेज ऐसे हैं, बिल्कुल, बहुत ही जगह है जिनके पास, मंत्री हैं, कई संतरी हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे, बिल्कुल, मीडिया टाइकून भी है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका नाम इसलिए क्योंकि इनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा। अब जबकि इनके ऊपर हाथ डाल दिया गया है, कुछ भी कहे, सरेंडर किया या कुछ भी कहे, जमीन तो थी ना, जमीन तो सरकारी जमीन पे इनका कब्जा था, सरेंडर अगर किया तो उसी डर से किया। जब शेख शकील सामने आए, वो लेके पीएल लेके आए, सब्जी सामने लेके आए, उसके बाद उन्होंने सरेंडर की कि मैंने सरेंडर कर दिया। क्या गौशाला थी, क्या नहीं था, उसके नाम से ली थी, वो एक लंबी कहानी है। लेकिन इस बात को लेके अब शहर के अंदर ये चर्चा है कि बाकी के जो उन्होंने जमीन जिन्होंने हथियाई हुई है वो अब बच के नहीं जा सकते। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये खबर जैसे कल रात को फैली, और जो हमारे बीजेपी के अंदर मित्र हैं, हाँ जी, और बाकायदा ऐसे भी कई मित्र जो शाखाओं में जाते हैं, यानी कि संघ परिवार से भी जुड़े हैं, उन लोगों का कहना था कि ये पहली बार कोई बड़ी कार्रवाई हुई है। आप ये देखिए ना, उनका ये भी कहना था शायद यही वजह थी कि ये जो लोग, ये जो नेता हैं, ये उपराज्यपाल के बुलाए एट होम कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हाँ जी, पर सब पे चलेगा, भारतीय जनता पार्टी भी स्पेयर नहीं होगी, जो करेगा बात वही करेगा। अब उनके पास एक ये बात है कि हम पे भी एक्शन हुआ है। हाँ, ये चीज एक सामने बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप देखिए ना, अभी तक हम प्रदेश नेतृत्व को लेकर खासकर बात करते हैं, ये किसका मसला हल कर पाए आज तक? आंदोलनकारी बैठे हैं। उसके अलावा जब गरीब के घर की ओर जाता पंजा, उस पर स्टैंड नहीं लेते। आखिर इनका स्टैंड क्या है? तो मैं समझता हूँ उपराज्यपाल को, लोगों की जो भावना है आज बड़े लोगों पे एक्शन हाथ डालने की, लोग कह रहे हैं उपराज्यपाल को साधुवाद कहा जाए कि उपराज्यपाल जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रोटेक्ट करती है लैंड माफिया को, बचाने की कोशिश करती है पैसे के बल पर, रसूख के बल पर, कम से कम उपराज्यपाल ने उन लोगों पर भी हाथ डालने की शुरुआत की। लेकिन इसके साथ साथ भ्रष्टाचारियों पर भी हाथ डालना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। तो दूसरी हमारी खबर है वो ये कि जेल के 3 बड़े अधिकारी हैं जिनको प्री मैच्योर उनको नौकरी से निकाल दिया, उनको बर्खास्त कर दिया गया। बिल्कुल। और यही वजह थी कि वो जेल के अंदर ड्रग्स का माफिया चला रहे थे, पैसे ले रहे थे, करप्शन कर रहे थे। अब करप्शन की तरफ भी साथ साथ
जो गवर्नर महोदय की जो नज़र है और उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। नहीं, देखिए, उपराज्यपाल के बारे में हम पीपी न्यूज़ लाइन पे लगातार इस बात को कहते आए हैं। हालांकि कुछ लोग हमें फ़ोन करके फीडबैक करते हैं या उपराज्यपाल के बड़े प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उपराज्यपाल का, कहते हैं ना, जब न्याय दिखना भी चाहिए, दिखना नहीं कि भी न्याय चाहिए। हो गया। हमें लगता है कि उपराज्यपाल जिस तरीके से अब एक्शन मोड पर आए, खासतौर से रोशनी मामले में, और उससे पहले भी कुछ चीज़ें देखें, उपराज्यपाल के बड़े बेहतरीन फैसले हुए हैं। हाँ, ये बात है कि कुछ मसले अभी पेंडिंग हैं, लेकिन रोशनी को लेकर जिस तरह की उंगलियां लगातार उठती रहीं, और हम ये जरूर कहेंगे, शेख शकील अहमद हमारी सिविल सोसाइटी के अंदर जम्मू की एक ऐसे शख्स हैं जो कि तमाम तरह के जोखिम उठाकर, जैसा पीपी न्यूज़ चैनल भी जोखिम उठा के अपनी बात कह देता है, किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, तो मैं समझता हूँ कि शुक्र है कि वो इस तरह के मुद्दों को लगातार उठाने। उनसे मैंने पूछा कि भाई आप कविंदर गुप्ता के पीछे, कहता नहीं, मेरी किसी को रंजिश नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं तो एक हक हकूक़ के इंसाफ की बात कर रहा हूँ। और इसीलिए वो उपराज्यपाल को महापुरुष कहते रहे कि कुछ कार्रवाई करें। और केवल ये नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों की एक लंबी फहरिस्त है शेख शकील अहमद के पास, जिनके फैसले हुए। हम उम्मीद करते हैं कि उपराज्यपाल साहब का जो ये पीला पंजा है उनके द्वार तक भी पहुंचेगा। सीजे जम्मू बेस्ड और रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज है, उन्होंने आज फिर प्रोटेस्ट किया है। उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ आए, फैमिली को लेके प्रोटेस्ट किया है। आज उन्होंने राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट किया। पहले तो पनामा चौक में प्रोटेस्ट करते रहे, वहाँ प्रोटेस्ट करते रहे। आज उन्होंने राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट किया, क्योंकि अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, हम तो देखिए इस विषय पे अभी हमने कुछ पल पहले कहा कि उपराज्यपाल ये आंदोलन जो लोग हैं, आंदोलनकारी जो लोग हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, होम गार्ड हो, या हमारे डोगरा रिजर्व कैटेगरी के हो, या कश्मीर से जो माइग्रेंट होकर यहाँ आए, ये जितने भी लोग लंबे अरसे से आंदोलित हैं, इनको बुलाकर इनका एक फैसला होना चाहिए। मैं समझता हूँ, देखिए ये एक मायने में कोट एंड कोट अगर फैज़ अहमद फैज़ की बात करें, वो कहते हैं ये जुल्म है, आप किसी मजलूम की आवाज़ को दबा नहीं सकते, वो आखिरकार आवाज़ चार दीवारें फाड़ के भी सुनाई जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इनको सोचना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी, हो सकता है कि उपराज्यपाल साहब के पास ब्यूरोक्रेसी उस प्रकार का सीन ना बता पा रही हो, उस प्रकार की स्क्रिप्ट पेश ना कर पा रही हो कि इनके मसले हल किए जाएं, लेकिन चूंकि वो पॉलिटिकल है, हमने हमेशा कहा है पीपी न्यूज़ लाइन पर कि उनकी सोच वाइडर है, और हो सकता है कि अब वो इनकी जो दिक्कतें हैं, कईयों को रेगुलराइज करने की बात है, कईयों को ट्रांसफ़र करने की बात है, ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने की बात है, तो इस और लाजमी तौर पर इनको गौर करना चाहिए उपराज्यपाल साहब, चूँकि उपराज्यपाल साहब पर ही लोगों की उम्मीदें टिकी हैं। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।